Good afternoon, students. I am Jaydeep Kumar from KVCRPM Mokama Ghat. I am presenting here with you once again to discuss our next topic, saving functions. Okay, students. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग कंजम्पशन फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे. ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इनकम को दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस. ओके, यानी जो इनकम है वो दो पार्ट्स में हो सकती है. या तो आप अपनी इनकम को कंज्यूम कर रहे होंगे, अदरवाइज अगर इनकम आपकी कंज्यूम नहीं की जा रही है तो वही अनकंज्यूम पार्ट ऑफ इनकम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेविंग्स हो जाएंगी. ओके, इसका मतलब कंजम्पशन एंड सेविंग्स बोथ आर डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम. ओके, कंजम्पशन एंड सेविंग्स बोथ आर डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ नेशनल इनकम. ओके, तो इसका मतलब है, सिंपल सा मीन है कि कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करता है, यानी सी इज ए फंक्शन ऑफ बाई. इसी को हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन कहा था. ओके, ठीक ऐसे ही जो हमारी सेविंग्स हैं वो भी डिपेंड ऑन बाई, यानी एस इज ए फंक्शन ऑफ बाई, यानी ये क्या होगा, सेविंग फंक्शन होगा. ओके, कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ते समय आपको मैंने बताया था कि जो रेशियो है कंजम्पशन फंक्शन, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन तो आप क्या कहेंगे, कंजम्पशन फंक्शन रिफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. कंजम्पशन और इनकम के बीच जो फंक्शनल रिलेशन है, यानी इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम के घटने पर कंजम्पशन घटता है. यही जो इनके बीच रिलेशन है, किस रेट से घटेगा किस रेट से बढ़ेगा, ये जो रिलेशन है वही क्या है, कंजम्पशन फंक्शन था स्टूडेंट्स. ओके, आपको बताया था. और सिंप्लीफिकेशन लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करें, स्पेसिफाई करें तो मैंने आपको बताया कंजम्पशन फंक्शन इज द रेशियो. ठीक है, क्या बताया था, कंजम्पशन फंक्शन इज द रेशियो ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम्ड. यही बताया था ना, विच इज कंज्यूम्ड. और साथ ही मैंने ये भी बताया कि जो इनकम का वह रेशियो जो कंज्यूम किया जाता है उसे भी हम क्या कहते हैं, उसको बताया था स्टूडेंट मैंने कि उसे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, बताया था. ठीक वैसे ही जब हम सेविंग फंक्शंस को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो सेविंग फंक्शंस भी क्या होगा, रिफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम. यानी नेशनल इनकम और सेविंग्स के बीच जो भी फंक्शनल रिलेशन होता है उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, सेविंग फंक्शन कहा जाता है. ओके, और इसको भी एज इज डिपेंड ऑन वाई, यानी एज इज अ फंक्शन ऑफ वाई की फॉर्म में से प्रेजेंट किया जा सकता है. ओके, जिस तरह से हमने कंजम्पशन फंक्शन को रेशियो की टर्म में डिफाइन किया, उसी तरह से सेविंग फंक्शन को भी हम रेशियो की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं. मींस सेविंग फंक्शन रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड. यानी सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन उस पोर्शन, नेशनल इनकम के उस पोर्शन को रेफर करता है, उस नेशनल इनकम के उस पोर्शन की बात करता है जो कि कंज्यूम नहीं किया जाता. और जो कंज्यूम नहीं किया जाता वो क्या है स्टूडेंट्स, सेव्ड बाय हाउस होल्ड. मीन्स सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द portion of national income which is not consumed or
विच इज सेव्ड बाई हाउस होल्ड ड्यूरिंग एट अ टाइम पीरियड। यानी किसी भी टाइम पीरियड में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली टाइम पीरियड की जो बात करते हैं तो हम एनुअली बात करते हैं, यानी किसी फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नेशनल इनकम हाउस होल्ड द्वारा अपने नेशनल इनकम में से जो पार्ट सेव कर लिया जाता है, कंज्यूम नहीं किया जाता, उस पार्ट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? सेविंग फंक्शन कहते हैं। और जिस तरह से हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते समय इस पोर्शन को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा, उसी तरह से सेविंग फंक्शन में दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच इज सेव्ड, उसे स्टूडेंट क्या कहेंगे? प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। क्या कहेंगे स्टूडेंट? प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी हमारे अंदर अपनी इनकम को बचत करने की कैसी आदत है। प्रोपेंसिटी मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोपेंसिटी क्या है। प्रोपेंसिटी मीन्स होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी या हम इसे कह सकते हैं आदत भी कह सकते हैं। यानी हमें अपनी सेविंग में से बचत करने की आदतें कैसी हैं, कैसी प्रवृत्ति है, हम अपनी सेविंग का अधिक पार्ट सेव करना चाहते हैं या अधिक पार्ट कंज्यूम करना चाहते हैं। अगर अधिक पार्ट कंज्यूम करते हैं तो वो क्या होगी? वो भोग प्रवृत्ति होगी, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी। और अगर हम सेविंग करते हैं तो वो क्या होगी? बचत करने की आदत या बचत करने की प्रवृत्ति होगी, जिसे प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ गया हो गया यहाँ तक। अब जिस तरह से हमने कंजम्पशन फंक्शन को या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट करने के दो मेथड को अडॉप्ट किया था, एक टोटल कंजम्पशन से टोटल इनकम का रेशियो देखते थे, दूसरा एडिशनल कंजम्पशन से एडिशनल इनकम का रेशियो देखते थे। ठीक वैसे ही जब हम प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसे भी कैलकुलेट करने के दो मेथड होंगे। एक हम जब टोटल सेविंग के साथ टोटल इनकम का रेशियो देख लेंगे, तो आपको बताया था जब टोटल क्वांटिटी को टोटल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो स्टूडेंट उसे एवरेज कहते हैं। और सेविंग्स की बात कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी APS हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा। ओके, ठीक वैसे ही जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, यानी आपको एडिशनल इनकम मिलने लगती है, तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ जाती हैं, यानी एडिशनल सेविंग्स होने लगती हैं। और इन एडिशनल सेविंग्स को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? डेल्टा S कहते हैं। और एडिशनल इनकम को हम क्या कहेंगे? डेल्टा बाई कहेंगे। और जब डेल्टा S का रेशियो आप डेल्टा बाई में देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? मार्जिनल, क्योंकि डेल्टा का मतलब एडिशनल है। जहाँ पर एडिशनल यूनिट की बात करेंगे वो स्टूडेंट क्या होगा? वो मार्जिनल होगा। और इसीलिए एस है सेविंग है, यानी प्रोपेंसिटी टू सेव होगा, चूंकि एडिशनल है इसलिए ये मार्जिनल होगा, यानी इसे हम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहेंगे। ओके, ठीक ऐसे ही कंजम्पशन फंक्शन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, APC था, और एडिशनल वैल्यू में क्या था? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ मार्जिनल यानी MPC जुड़ गया था। ठीक वैसे ही यहाँ पर जब आप टोटल सेविंग का रेशियो टोटल इनकम में देखेंगे तो उसे हम APS यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहेंगे। और जब आप एडिशनल सेविंग का रेशियो एडिशनल इनकम में देखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहेंगे। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। यहाँ देखिए टाइम 1 और टाइम 2 ले लिया, यानी ये फाइनेंशियल ईयर यानी F/1 है। या हम सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2019 है और ये फाइनेंशियल ईयर 2020 है। ठीक है, इसको हमने
फाइनेंशियल ईयर 19 को टाइम 1 बोल दिया और फाइनेंशियल ईयर 20 को टाइम 2 बोल दिया। ओके, क्लियर है चीज़, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब देखिए, जब हम बात करते हैं टाइम 1 की, तो टाइम 1 में यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 में लेवल ऑफ इनकम क्या था? 100। 100 में से सेविंग कितनी कर ली जा रही थी स्टूडेंट? 50। ठीक है, तो आपको बताया जब सेविंग्स का रेशियो आप इनकम में देखते हैं यानी कितना आएगा स्टूडेंट? 0.5 आएगा। ये क्या होगा स्टूडेंट? APS होगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में चलते हैं यानी टाइम 2 में चलते हैं। तो टाइम 1 में इनकम कितना था? 100। टाइम 2 में इनकम कितना हो गया? 500। यानी इनकम, लेवल ऑफ इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बढ़ गया। ठीक वैसे ही टाइम 1 में आपकी सेविंग्स कितनी थी स्टूडेंट? S1 = 50। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टाइम 2 में सेविंग्स बढ़ के कितनी हो गई स्टूडेंट? 250। यानी टाइम 1 के कंपैरेटिवली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकम भी इंक्रीज हो गया और सेविंग भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये इंक्रीजमेंट कितना था? ये जो वैल्यू ऐड हो गई है, ये एडिशनल वैल्यू कितनी थी? एडिशनल को डेल्टा कहते हैं स्टूडेंट, बताया मैंने अभी आपको। और एडिशनल वैल्यू ऐड किस में हुई है? बाई में। तो डेल्टा बाई लिख देंगे यहाँ। और डेल्टा बाई लिखने के लिए, मैं कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, डेल्टा बाई कैलकुलेट करना होगा तो आप बाई 2 माइनस बाई 1 करेंगे। तो देखिए बाई 2 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है? 500। बाई 1 की वैल्यू 100। तो डेल्टा बाई कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 400। ठीक है, ऐसे ही पीरियड 1 में आप देखेंगे डेल्टा वाई हमारा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ कितना आ गया? 400। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेविंग्स की बात करते हैं। तो टाइम 1 में सेविंग्स कितनी है? 50। टाइम 2 में 250। ठीक है, यानी यहाँ भी सेविंग्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, यानी कुछ ना कुछ सेविंग्स में वैल्यू एडिशन हो गया है, वैल्यू ऐड हो गई है। तो ये एडिशनल वैल्यू निकालनी यानी हमें डेल्टा निकालना है, और किसका? सेविंग, यानी डेल्टा S। तो क्या होगा? S2 माइनस S1 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो S2 250 है, S1 कितना है? 50। यानी कितना हो गया स्टूडेंट? डेल्टा S 200। तो हमें डेल्टा वाई कितना मिल गया स्टूडेंट? 400। डेल्टा S कितना मिल गया स्टूडेंट? 200। तो हम दोनों का रेशियो डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई देखेंगे तो 200 अपॉन 400 के 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट लगेगा और कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। यानी MPS की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ जाएगी? MPS = 0.5 आ जाएगा। और इसका APS भी कितना आया स्टूडेंट? 0.5 आया। इस तरह से प्रोपेंसिटी टू सेव को भी कंज्यूम किया जा सकता है। जब आप टोटल वैल्यू के साथ ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होगा? APS होगा। और जब आप मार्जिनल वैल्यू के साथ यानी एडिशनल वैल्यू के साथ प्रोपेंसिटी टू सेव को कैलकुलेट करते हैं तो ये MPS होगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में पूछिए। ओके, नेक्स्ट इन्हीं तो जो मैं अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से कि APS और MPS, इन्हीं को अब हम लोग कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। ठीक है, देखिए क्या डिफिनेशन आपको बताया, अभी मैंने बताया टोटल्स के साथ रेशियो करते हैं तो वही यहाँ लिखा हुआ है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स। लिखा है ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू द रेशियो, अनुपात, रेशियो टोटल सेविंग्स ऑफ टोटल सेविंग्स टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ टोटल इनकम।
जो टोटल उससे संबंधित आप जिस टोटल सेविंग का रेशियो देख रहे हैं, उसी सेविंग से रिलेटेड जो भी टोटल इनकम है उससे जब आप रेशियो निकाल लेंगे तो ये रेशियो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाएगा, एपीसी कहलाएगा। इट इज कैलकुलेटेड एज, यानी एपीसी इज इक्वल टू एस अपॉन बाई, वेयर एस इज टोटल सेविंग्स एंड वाई इज टोटल इनकम। क्लियर है? यही बताया था मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको। ठीक, सेकेंड देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा? एडिशनल वैल्यू ऑफ सेविंग का रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे किसके साथ? उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशनल वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम के साथ। और ये रेशियो स्टूडेंट क्या कहलाएगा? एमपीसी कहलाएगा। देखिए यही जो लैंग्वेज मैंने आपको बताई इसे इसी को डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू द रेशियो ऑफ एडिशनल सेविंग्स आ गया टू द एडिशनल वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, यानी डेल्टा बाई। इट इज कैलकुलेट एज एडिशनल सेविंग्स का रेशियो आपको निकालना है किसके साथ? एडिशनल नेशनल इनकम के साथ। जब आप ये रेशियो निकाल लेंगे तो ये रेशियो स्टूडेंट क्या कहलाएगा? एमपीसी कहलाएगा। और ये जो लैंग्वेज मैंने आपको बताई ये क्या होगी? ये एमपीसी की डिफिनेशन होगी। तो एमपीसी में आपको बता चुका हूँ क्या होगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा बाई होगा, वेयर डेल्टा एस इज इक्वल टू एडिशनल सेविंग एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू एडिशनल इनकम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो अभी हम लोगों ने एपीसी और एमपीसी सीखा, इसको हम एक न्यूमेरिकल टेबल में सॉल्व करके देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये एक मैंने न्यूमेरिकल टेबल बनाई है। आप इसी तरह से कई टेबलें बना के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आप देखिए मैंने यहाँ टाइम लिया है, सेकेंड कॉलम में मैंने इनकम लिया है, थर्ड कॉलम में सेविंग्स को लिया है, फोर्थ कॉलम में स्टूडेंट्स हम लोगों ने चेंज इन इनकम लिया है, फिफ्थ में हम लोगों ने चेंज इन सेविंग्स लिया है और फिर एपीएस, उसके बाद एमपीएस लिया है। ओके, दोनों ही कॉन्सेप्ट एक ही टेबल में मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप इसे बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए। अब देखिए टाइम 1 है, टाइम 1 में हमने जितनी भी अभी तक इस तरह की टेबल देखी है सब में एक ही अजम्पशन कर लिया, देयर इज नो इनकम, यानी जीरो इनकम है। लेकिन जीरो इनकम होने की कंडीशन में भी स्टूडेंट मैं आपको बार बार बताया कि हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन हम करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब इनकम ज़ीरो हो और हम कुछ कंजम्पशन करते हैं तो मैंने आपको बताया ये कंजम्पशन करने के लिए हम पैसा कहाँ से लाते हैं? हमारे पास जो सेविंग्स होती हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं? डिस सेविंग्स में बदल देते हैं। बताया था मैंने, जिसे हम नेगेटिव सेविंग भी कहते हैं। या जब आपकी इनकम नहीं है तो आप कंजम्पशन कहाँ से करेंगे? या तो आपके पास लेगेसी में मिला हुआ पैसा होगा, अपने फादर या ग्रैंडफादर से मिला हुआ पैसा होगा, आप उसका कंजम्पशन करेंगे जब आपकी इनकम नहीं है। जो हमें लेगेसी में मिला, जो हमें फादर या ग्रैंडफादर से मिला, वो क्या है? हमारी सेविंग्स ही तो हैं, उनकी सेविंग्स हैं जो हम हमारे लिए दे के गए वो। तो इन्हीं सेविंग्स को आप क्या करेंगे? डिस सेविंग्स में बदलेंगे। अगर उन्होंने हमें सेविंग्स में 100 दिया और आपने उस सेविंग में से 40 खर्च कर दिया तो अब ये कितनी बचेंगी? 60। देखिए 100 से 60 यानी माइनस हो गया, इसीलिए इसे नेगेटिव सेविंग्स कहा जाता है। या हो सकता है दूसरी चीज़ कि आप जो सेविंग्स फ्यूचर में कर सकते थे, फ्यूचर सेविंग्स, इस कंजम्पशन की वजह से अब वो सेविंग्स ना हो पाए तो भी तो ये डिस सेविंग्स ही हो गया स्टूडेंट्स। यानी जब आपकी इनकम नहीं होती है ऐसी सिचुएशन में अगर आप
कंजम्पशन करते हैं तो वो कंजम्पशन कहाँ से करते हैं स्टूडेंट्स, अपनी डिस सेविंग यानी नेगेटिव सेविंग्स के करते हैं। मान लीजिए जब आपकी इनकम नहीं थी उस समय आपने टोटल कंजम्पशन कितना किया, 40 का, तो ये 40 क्या होंगी, नेगेटिव सेविंग्स ही तो होंगी या डिस सेविंग्स तो होंगी। तो इसको हम जब सेविंग्स में लिखेंगे, सेविंग्स की कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, -40। देखिए वही -40 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब इनकम 0 होने पर कंजम्पशन कितना हुआ होगा, 40। अगर यहाँ लिखा होता सेविंग्स में -20, इसका मतलब ऑटोनोमस जो कंजम्पशन था उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20। अगर लिखा होता -100, इसका मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 100। समझ गए। यानी जो ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू होती है ठीक उसी समय उतनी ही वैल्यू सेविंग्स की होती है, लेकिन माइनस में। अगर आपको -40 सेविंग दी है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये 40 ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात कर रहा है। समझ गए। और ऐसी सिचुएशन में चेंज इन इनकम नहीं होगा, ठीक है, चेंज इन सेविंग्स नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं था, ये फर्स्ट पीरियड है। चेंज कब होता है, 2 पीरियड्स के बीच में, जब ना चेंज इन इनकम है ना चेंज इन सेविंग है, तो एपीएस की वैल्यू भी कुछ नहीं होगी और एमपीएस की वैल्यू भी कुछ नहीं होगी। ओके। अब देखिए नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में इनकम बढ़ के 100 हो जाती है। तो आपको बताया इनकम के 2 पार्ट करने हैं आपको, C + S, C + S, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम 2 तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट। अब क्या होगा जब इनकम 100 हो गई, हम जानते हैं बाई हमारी जो है वो C + S होगी। पहले सेविंग्स कितनी थी स्टूडेंट, -40। अब सेविंग्स कितनी रह गई जब इनकम आपकी 100 हो गई, -20। तो -40 से -20 कब बचेगा, जब -40 में प्लस का 20 हो जाए, तभी तो -20 बचेगा। इसका मतलब जैसे ही इनकम 100 हुई, आपने इस 100 में से सेविंग कितनी कर ली स्टूडेंट, 20 सेविंग कर ली, और कंजम्पशन कितना कर लिया, 80 का कंजम्पशन कर लिया। समझ गए। क्योंकि ध्यान रखने की चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट ये है कि ये जो कॉलम दिए हुए हैं ये सब टोटल के कॉलम दिए हुए हैं। टोटल, यहाँ देखिए टोटल इनकम का, ये जो इनकम में है ये टोटल इनकम की बात कर रहा है। ये जो सेविंग है ये टोटल सेविंग्स की बात कर रहा है, ठीक है, टोटल सेविंग्स की बात कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं हम पहले सेविंग्स में, अगर आपको टोटल सेविंग्स ऐसे निकालनी हो तो क्या करोगे, आप टाइम 1 + टाइम 2 करोगे ना, टाइम 1 और टाइम 2 करोगे, तो टोटल सेविंग्स निकालनी है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड पीरियड की निकालनी है, तो आप सेविंग फर्स्ट यानी फर्स्ट पीरियड की प्लस सेविंग 2 सेकंड पीरियड की सेविंग करेंगे। तो फर्स्ट पीरियड की सेविंग कितनी थी, -40 था, ठीक है, और टोटल सेविंग कितनी रहेगी स्टूडेंट, -20 रहेगी सेकंड पीरियड में। ये देखो यहाँ दिया हुआ है सेकंड पीरियड का जो टोटल सेविंग दिया हुआ है, ये देखिए 20 टेबल में -20 दिया हुआ है, तो हमने टोटल सेविंग यहाँ -20 लिख ली, यहाँ -40 है। तो टाइम 2 का यानी S2 जो आपको कैलकुलेट करना है वो S2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ -40 है, तो अगर हम यहाँ पर +20 लिख दें तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, -40 + 20 यानी -20। इसका मतलब टाइम 2 में यानी S2 की जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी स्टूडेंट, +20 रही होगी। यानी जो 100 आपकी इनकम हुई है स्टूडेंट, उसमें 80 कंजम्पशन था और +20 सेविंग्स थी, इसलिए ये -20 रह गया। क्लियर है।
कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए, इसको के छोड़ना नहीं है, समझना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, टाइम 2 में ही हम। तो नेक्स्ट कॉलम में देखिए यह इनकम कितना था, कुछ नहीं था। अब इनकम कितना हो गया 100। तो टाइम 2 में इनकम कितना इंक्रीज हुआ 100। सेविंग अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई, तो सेविंग कितनी बढ़ गई 20 बढ़ गई, ठीक है। दोनों की आप वैल्यू पुट करिए। यहाँ देखिए दोनों ये एडिशनल वैल्यू यानी डेल्टा की वैल्यू दी हैं और यहाँ पर दोनों टोटल वैल्यू दी हैं, ठीक है। तो पहले आप एपीएस कैलकुलेट करेंगे, तो एपीएस कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा एस अपॉन बाई होगा। तो टाइम 2 में एस कितना है -20, सेविंग कितना है 100। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 या -0.2 आ जाएगा। और देखिए यहाँ रेड सर्कल में लिखा हुआ है -0.2, ओके, लिखा हुआ है देखिए -0.2। अब हम एमपीएस निकालेंगे एडिशनल वैल्यू के साथ, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा बाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 20, यानी आप यहाँ 20 लिख देंगे और बाई कितना एडिशनल है 100, तो क्या आ जाएगा 0.2, यानी एपीएस कितना आएगा स्टूडेंट -0.2, और जबकि एमपीएस स्टूडेंट कितना आएगा प्लस का 0.2, ठीक है। और देखिए दोनों ही वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई हैं, +0.2 -0.2, ओके। आगे बढ़ते हैं, टाइम 3 में चलते हैं स्टूडेंट्स। टाइम 3 हो गया, टोटल इनकम कितना हो गया देखिए 200 टोटल इनकम है, और यहाँ सेविंग्स कितनी हो गई 0, सेविंग्स 0 हो गई। समझने का चीज़ है, यहाँ पर जो प्रोसेस ऊपर हुआ था टाइम 2 में वही सेम यहाँ है। टाइम 2 में टोटल सेविंग कितनी थी, यानी S2 की टोटल वैल्यू कितनी थी -20 था। अब टाइम 3 में आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, टाइम 3 यानी टोटल S3 निकालना है। तो आप क्या करेंगे S2 प्लस S3 करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए टाइम 3 में टोटल सेविंग कितनी दी है 0, यानी S3 की जगह आप क्या लिख लेंगे 0। S2 कितना है -20, ठीक है, और S2 -20 लिखा है। तो S3 आप कितना लिखेंगे कि S2 प्लस S3 दोनों कितने हो जाएं 0। तो यहाँ -20 है तो +20 अगर आप कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। यानी S3 में भी जो आपकी इनकम बढ़ी है उस इनकम के बढ़ने से कितना इनकम बढ़ा है देखिए चेंज इन इनकम। टाइम 2 में 100 थी, टाइम 2 में कितनी हो गई 200, तो एडिशनल वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट 100। यानी यहाँ भी इनकम जब आपकी 100 बढ़ी है तो कंजम्पशन में 80 चला गया प्लस सेविंग्स में 20 चला गया। क्योंकि टाइम 2 की जो सेविंग्स थी स्टूडेंट वो क्या थी -20 थी, और टाइम 3 की जो सेविंग्स है वो +20 हैं। इसलिए जब आपने दोनों को ऐड किया टोटल सेविंग्स ऑफ थर्ड पीरियड का निकाला तो कितना मिल गया आपको 0 मिल गया। यानी सेविंग्स अब कितनी हो गई आपकी 0 हो गई। और सेविंग्स में चेंज कितना हो गया तो हमें ये आपने कैलकुलेट किया, यहाँ 20 का हो गया 20 से हो गया ना। तो अब सारी वैल्यू आपके सामने हैं, एपीएस और एमपीएस की वैल्यू कैलकुलेट करिए थर्ड पीरियड में। तो थर्ड पीरियड में सबसे पहले एपीएस यानी S/Y, तो S कितना है देखिए टोटल S 0 और Y कितना है 200, ठीक है। तो कितना आएगा स्टूडेंट 0, देखिए यहाँ सर्कल में 0 दिया हुआ है, ओके। अब आप डेल्टा S/डेल्टा Y की वैल्यू देखिए, तो डेल्टा S कितना है स्टूडेंट थर्ड पीरियड में 20, यानी आप 20 लिख देंगे, और डेल्टा Y कितना है 100, यानी आप 100 लिख देंगे, और अगेन कितना आएगा एमपीएस की वैल्यू 0.2 आ जाएगी।
देखिए यहाँ 0.2, थर्ड पीरियड में एमपीएस की वैल्यू 0.2 लिखी हुई है। ठीक है, सेम प्रोसेस फोर्थ पीरियड में है। सेम प्रोसेस फोर्थ में टोटल इनकम अब कितनी हो गई 300, टोटल सेविंग्स 20। इसका मतलब पीरियड थर्ड में इनकम कितनी थी स्टूडेंट 200, पीरियड फोर्थ में इनकम कितनी हो गई 300, यानी इनकम पीरियड 3 से 4 में कितनी बढ़ गई 100। सेविंग्स, टोटल सेविंग्स पीरियड 3 में 0 थी, पीरियड 4 में टोटल सेविंग्स कितनी हो गई 20। तो कितना चेंज हुआ, एडिशनल वैल्यू सेविंग्स में कितनी जुड़ गई 20, ये वैल्यू मिल गई। और अब आपके सामने चारों वैल्यू हैं, आप एपीएस और एमपीएस दोनों फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप एपीएस कैलकुलेट करेंगे तो 20 क्या होगा स्टूडेंट 20/300। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.67 आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही एमपीएस की वैल्यू यानी डेल्टा एस कितना है 20 और डेल्टा वाई 100, तो आपको एमपीएस की वैल्यू फिर से 0.2 मिल जाएगी। दोनों ही वैल्यू देखिए यहाँ सर्कल में लिखी हुई हैं, ये और ये। ओके, सेम सिचुएशन स्टूडेंट फिफ्थ पीरियड में है। ठीक है, इसको आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं भी बता रहा हूँ आपको, फोर्थ पीरियड में इनकम कितनी है 300, तो फिफ्थ पीरियड में इनकम 400 हो गई। सेविंग्स, टोटल सेविंग्स फोर्थ पीरियड में कितनी है स्टूडेंट 20, फिफ्थ पीरियड में 40 हो गई, यानी इनकम 300 से 400 हो गई, यानी एडिशनल इनकम की वैल्यू कितनी हुई स्टूडेंट 100 और एडिशनल सेविंग्स 20। फिर से आप दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4t/400 हो जाएगा। तो आपको एपीएस की वैल्यू मिल जाएगी 0.1। ठीक है, 0.1। और दूसरा अगर आप एमपीएस निकालेंगे तो यहाँ फिर से 20/100 ही आएगा और एमपीएस की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट 2 मिल जाएगी। क्लियर है ये टेबल? आप इस टेबल को देखिए, न्यूमेरिकल्स चेंज कीजिए और फिर से इसी तरह की कोई टेबल ड्रा कीजिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। जब मैंने आपको एमपीसी और एपीसी पढ़ाया था तो उनको ऐसे ही टेबल से मैंने सॉल्व कराया था, और उसके बाद मैंने आपको फीचर्स ऑफ एपीसी बताए थे और फीचर्स ऑफ एमपीसी बताए थे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपका एक छोटा सा टेस्ट है, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ कि उसी तरह से आप सोच के समझ के फीचर्स ऑफ एपीएस और फीचर्स ऑफ एमपीएस लिख के मुझे दिखाएंगे। लेकिन चीटिंग नहीं होगी, आप बुक से नहीं देखेंगे, आप अपने जो मैंने नोट्स दिए हैं एपीसी और एमपीसी के, उन नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। उसे सोच समझ के सेम जैसे वहाँ पर जो फीचर हैं वही सेम फीचर्स यहाँ भी होंगे, लेकिन बदली हुई फॉर्म में होंगे। वहाँ कंजम्पशन था, यहाँ सेविंग्स है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, आप बुक का यूज़ नहीं करेंगे, अपने माइंड को थोड़ा क्रिएटिव करेंगे, सोचेंगे, थिंक करेंगे और उसके बाद जो समझ में आ रहा है क्या हो सकता है वो लिखेंगे। उसमें कोई करेक्शन होगा तो मैं वो करेक्शन करूँगा, और मुझे लगेगा कि नहीं फीचर्स आपको बताने की ज़रूरत है तो मैं उन पे फीचर्स पे एक वीडियो बना के आपको दूंगा या जूम क्लास कर लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। सेविंग्स फंक्शंस एपीएस और एमपीएस को पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।